Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be talking about major articles of the day. पहले आर्टिकल में हम जीन एडिटेड शिप के बारे में पढ़ेंगे. देन डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को. देन डुगोंग को हम पढ़ेंगे. देन मीडियन जूलियन ऑसिलेशन का क्या इंडिया के ऊपर इंपैक्ट है, इसे समझेंगे. एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रोड टैप स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को, आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं. पहले आर्टिकल में एक शीप यानी भेड़ के बारे में हम बात करें जिसके मसल मास को हमने 30% तक इनहांस किया है. ये एक्सपेरिमेंटेशन 4 साल की रिसर्च का नतीजा है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने स्पॉन्सर की थी. इसे रिसर्च को कंडक्ट किया गया था शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर, जहां पर ये पूरी रिसर्च कंडक्ट की गई. ऑल्दो इंडिया के अंदर एनिमल्स की जीन एडिटिंग के ऊपर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस मौजूद नहीं है, तो यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं इस जीन एडिटिंग के बारे में. देखिए, सबसे पहली चीज जो यहां पर आपको समझनी है, जीन एडिटिंग होती क्या है. मैं आपको प्रोसेस एक लेमन टर्म में समझाता हूं. लेट्स से मैं अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हांस करना चाहता हूं. अब इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं किसी जैसे ऐसे प्रजाति के जीन्स को लेके आऊं जो वाकई में सबसे ज्यादा अपनी मेमोरी के लिए जानी जाती है, जैसे हाथी, और उस जीन्स को मैं अपनी बॉडी के अंदर इनकलकेट करूं, तो इसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. बट हम यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं. यहां पर हम उससे हट के, जहां पर खुद के नेटिव जीन्स को आप यूज करके पर्सन की परफॉर्मेंस को या किसी भी चीज को एनहांस कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे. तो होता क्या है कि मैंने अपना ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल में से मैंने अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट किया. अब इस डीएनए की मैं जीन सीक्वेंसिंग क्रिएट करूंगा, जहां पर मैं समझूंगा कि कौन सा जीन्स किस तरह के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वंस आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, अब मैं क्या करूंगा, उस जीन्स के अंदर ऑल्टरेशन करूंगा ताकि उस जीन्स की जो फंक्शनिंग है और ज्यादा बेटर हो सके. तो यहां पर आप मान के चलें कि जीन एडिटिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जहां पर आप प्रिसाइजली चेंज करते हो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को. अब इसमें आप ऐड, रिमूव और मॉडिफाई कर सकते हो जेनेटिक मटेरियल को. जब आप बाहर से किसी चीज को ऐड करते हो तो इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है. बट ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से टोटली अलग है क्योंकि नेटिव जीन्स को इसमें यूज किया जाता है. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है क्रिस्पर कैस9. ये मॉलिक्यूलर सीजर है जिससे आप प्रिसाइज लोकेशन पे कट कर सकते हैं. एंड यहां पे अभी इस प्रोसेस में होता क्या है कि आप टारगेट जीन्स को आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप आरएनए जो है उसको गाइड करते हो कि पर्टिकुलरली आप जिस एरिया पे कट करना चाहते हो, इसके लिए कैस9 को यूज करते हो. एंड आफ्टर दैट आप रिपेयर कंडक्ट करते हो और वापस से उसको आप ये देखते हो कि क्या वाकई में जीन के अंदर एडिटिंग हुई है नहीं, और फिर आप उसे क्या कर देते हो, वापस से इंप्लांट कर देते हो. अब यहां आपको समझना होगा कि ये प्रोसेस जो है टोटली एथिकल नहीं है, अनएथिकल है. अब रीजन बीइंग कि देखो, जो ये मवेशी है, ये शीप की जब हम बात कर रहे हैं, इसको क्या पता कि भाई इसके साथ क्या होने वाला है. तो कहीं ना कहीं हमें एनिमल्स के राइट और हमारी साइंटिफिक रिसर्च, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है. इंडिया के अंदर कोई भी सेफ्टी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए. एंड कहीं ना कहीं इससे एक चांसेस ये भी हैं कि आप जेनेटिक म्यूटेशन को प्रमोट करोगे जिससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. नाउ अगर हम बात करें, पब्लिकली भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. कंज्यूमर हेजिटेट होंगे कि भाई जेनेटिक ऑल्टरेशन के साथ ये जो आपकी मवेशी है, अगर लेट्स से किसी की फूड क्रॉप में आती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको. एंड लास्ट में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इससे असर पड़ सकता है. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है कि भाई अपन पीपीपी मॉडल पे इसको डेवलप कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स का भी इस पे पार्टिसिपेशन रहेगा. तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया अभी एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं है. तेजस हमने खुद से बिल्ड किया है, बट स्टिल उसका इंजन जो है जनरल इलेक्ट्रिक से आना है और उसमें काफी डिले हो रहा है. तो वी वांट, वैसे तो काफी सारी आपके न्यूज आर्टिकल में भी आपने देखा होगा कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि कावेरी जो हमारा इंजन है, हम उसको वापस प्रोजेक्ट को रिवाइव करें, जहां पर इंडिजिनसली हम अपने एयरक्राफ्ट के इंजन को डिजाइन करें ताकि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. अब इसी लाइन पे अगर आप देखें, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है कि भाई हम 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट खुद से इंडिजिनसली बिल्ड करेंगे और यहां पर
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15,000 करोड़ के बजट के साथ मार्च 2024 में एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया, जिसको आपने नाम दिया एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में आपकी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जैसे वो इसको इंप्लीमेंट करेगी, एंड डीआरडीओ भी इसमें आएगी, और इवन आपकी जो हेल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, एंड इट्स ओपन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। तो अभी अपनी ये पहली अटेम्प्ट है जहां पर आप स्टिल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने वाले हैं। अब स्टिल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दो तरह से डिजाइन हो सकते हैं। वन इज थ्रू ज्योग्राफिकल, आप ये कह सकते हो ज्योमेट्रिकल डिजाइन, जहां पर आप रडार के सिग्नल्स को इस तरह से डिफ्यूज कर दो, इस तरह से स्प्रेड कर दो कि वो वापस से रडार पे जाके कोई हीट सिग्नेचर ना दे। दूसरा तरीका है आप ऐसा मटेरियल यूज करो जो मटेरियल इस तरह की रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। तो यहां पर इन दोनों में से किसी एक तरीके को हम अपनाएंगे। अब इसमें क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, तो अभी इसके बारे में रीड करने का टाइम सही नहीं है, बिकॉज ये अभी भी एक नेसेंट स्टेज में, वी डोंट नो वेदर वो सही भी होगी इंफॉर्मेशन या नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो अहेड यू कैन रीड इट। देन इसका टाइमलाइन क्या रहेगा, 2024 में आपकी कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल मिला। अब इसका एग्जीक्यूशन मॉडल हमने आज फाइनलाइज कर लिया। देन 2028-29 तक, 28-29 तक सॉरी, हम एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी 2032-33 तक, और 34 में आते आते इंडियन एयरफोर्स को इसे सौंप दिया जाएगा। मतलब अभी से भी 9 साल बाद हम इसको सौंपने वाले हैं। नाउ द थिंग इज, आपको अलग अलग जनरेशन के एयरक्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी ने पिछले साल इसके बारे में पूछा था। तो अपने पास 5th जनरेशन का कोई नहीं है। F-22 और F-35 ये दो आपके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। तेजस, रफाल 4.5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में मिग आ जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये सबसोनिक होते हैं, स्ट्रेट विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा रडार्स वगैरह का आपको फंक्शनिंग नहीं देखने को मिलता है। सेकंड जनरेशन में सुपरसोनिक होते हैं, स्पीड अच्छी खासी रहती है, अर्ली रडार्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सेकंड जनरेशन में MiG-21 और आपके F-104 स्टार फाइटर्स भी आ जाते हैं। देन उसके बाद आपके थर्ड जनरेशन के जो आते हैं, इसमें बेटर एवियोनिक्स मिलते हैं, आपको इंप्रूव बियॉन्ड विजुअल रेंज आपको कैपेबिलिटीज मिल जाते हैं मिसाइल्स की। तो थर्ड जनरेशन में जैसे मिराज और MiG-23 जैसे विमान आ जाते हैं आपके। फोर्थ जनरेशन में MiG-29 एंड F-16 आते हैं। अब इसमें आप मान के चलो फ्लाई बाय वायर सिस्टम, एडवांस रडार और ऑल वेदर ऑपरेशंस, ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। 1970 से 90s के बीच में ये काफी फेमस थे। देन उसके बाद 4.5 जनरेशन में और ज्यादा बेटर रडार्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 4.5 जनरेशन में तेजस आ गए। एंड अभी अगर हम बात करें 5th जनरेशन, अभी प्रेजेंट डेज में चल रही है, तो इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, रडार्स के ऊपर बहुत कम सिग्नेचर्स हैं, और सुपर क्रूज है, मतलब बहुत लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे ये वर्क करते हैं। 6th जनरेशन अभी आपका कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे हैं, जहां पर यूएस से भी इसको बिल्ड कर रहा है, यूके भी इसको बिल्ड करने की ट्राई कर रहा है। बट ये एआई के साथ साथ आपके नेक्स्ट जनरेशन चीजों को मैन और अनमैन दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग के बारे में हम बात करेंगे। अब डुगोंग वैसे तो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, बट इंडिया के अंदर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्लेस किया गया, साइट्स के अपेंडिक्स 1, और एक एमओयू भी डुगोंग के ऊपर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर साइन किया गया है। वैसे ये शैलो वाटर में आपको मिलता है, जहां पर सी ग्रास आपको देखने को मिले, एंड ये डेली कंज्यूम करता है सी ग्रास, तो हर्बीवोरस है ये स्पीशीज। एंड ये इसका रोल क्या है कि ये बेसिकली सी ग्रास की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम आता है। वैसे बिहेवियर की बात की जाए तो सॉलिटरी में रहना ये पसंद करते हैं, बट कई बार मदर और बच्चे को एक साथ देखने को आपको मिल जाता है। इनकी टीथ की रीजनरेशन हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। इंडो पैसिफिक एरिया में ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया, इन सभी कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क्स बे और गल्फ ऑफ कच्छ, इन एरियाज में ये स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। अब प्रॉब्लम इनके साथ पोचिंग और हंटिंग की तो है ही है, बाकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसे कंस्ट्रक्शन की वजह से, ड्रेजिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। मर्करी और अदर पोल्यूशन जैसे जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं उसके कारण भी इसकी पॉपुलेशन जा रही है। एंड टेम्परेचर राइज कर रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन, साइक्लोन्स, ये भी कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन को घटा रहे हैं।
और बोट्स की मूवमेंट की वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इंडिया में पाल्क बे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हमने 2022 में क्रिएट किया था। ये डुगोंग का इकलौता कंजर्वेशन रिजर्व है एंड ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के। एंड ये चीजें आपको बस इसके बारे में याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन। अब देखो हुआ क्या, हाल फिलहाल में जो मॉनसून है अपने तय समय से पहले पहुंच गया। अब इसके पहुंचने के पीछे ये जो आपको विंड सर्कुलेशन देखने को मिल रही है ईस्टवर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो कहते हैं कि MJO यानी मीडियन जूलियन ऑसिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार दिया गया था 1971 में रोलैंड मेरेन ने और पॉल जोलियन ने। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इसमें यह कहा गया था कि जो आपकी सर्कुलेशन है एयर मास की टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, तो इसकी वजह से कई बार अगर ये पॉजिटिव साइड में है तो आपके जो मॉनसून है वो अर्ली अराइव कर सकता है। इसके डिफरेंट फेज है। अभी फेज 1 की वजह से, फेज 4 की वजह से, सॉरी, फेज 4 की वजह से इंडिया के अंदर मॉनसून तय समय से पहले आ गया। जैसे केरला में 1 हफ्ता पहले और मुंबई में 2 हफ्ते पहले आपका जो मॉनसून है वो पहुंच चुका है। तो कहते हैं कि भाई देखो इसका फेज 4 जो है इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा तेजी से पनप रहा था, जिसकी वजह से यहां पर साइक्लोनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिली, रेनफॉल भी देखने को मिली, क्लाउड फॉर्मेशन भी काफी तेज हुई एंड इसी की वजह से आपका जो मॉनसून है उसने मोमेंटम पकड़ा और मॉनसून समय से पहले इंडिया में पहुंच गया। तो दिस वाज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट को मना कर दिया है, प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। इस प्ली में कहा गया कि भाई वीडी सावरकर का जो नाम है इसका गलत मिसयूज किया जा रहा है, कहां पे, पॉलिटिकल पार्टीज की रिलीज में। तो कहते कि भाई कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो वायलेट हो रहा है यहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से इस रिट को कैंसिल कर दिया। कहते कि नहीं, हम एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंडर यहां पर वीडी सावरकर के नाम को आप किसी भी तरह से किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि किसी तरह का मिसयूज या मिस रिप्रेजेंटेशन यहां पर प्रिवेंट कर सके। तो कहते हैं कि भाई देखो ये जो एक्ट है ये आपकी पार्लियामेंट ने पास किया था ताकि इम्प्रॉपर यूज को हम रोक सके, एम्बलम्स, नेम्स और ऑफिशियल सिंबल्स के। अब इसमें हम सेफगार्ड करना चाहते थे डिग्निटी एंड सैंक्टिटी हमारे नेशनल सिंबल्स की, ताकि इसका किसी भी तरह का कमर्शियल यूज ना हो। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लेट्स से मैं अगर यूज करना चाहूं सचिन का नाम फॉर सचिन तेंदुलकर का नाम फॉर किसी भी ब्रांड के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या मैं महात्मा गांधी की फोटो के साथ अपने इंस्टीट्यूशन की फोटो मर्ज कर दूं, उनका फोटो का मिसयूज करना स्टार्ट करूं, तो वो चीज प्रोहिबिटेड है। तो कहते हैं कि क्या चीज इम्प्रॉपर यूज में आती है। पहली चीज ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और एडवर्टीजमेंट के अंदर आप किसी भी पर्सन का यूज कर रहे हो, नो पर्सन शैल यूज these kind of things for trade, business and professional advertisement। बट अगर आप करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ कर सकते हो, या यहां पर UN, WHO इनके एम्बलम का आप यूज नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर और कोई डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट के एम्बलम का आप यूज नहीं कर सकते हो। नेशनल हीरोज, इंस्टीट्यूशंस इनके भी सिंबल्स का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है अप टू 500 रुपए तक का। एंड अगर फिर से आप गलती करते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड इसमें यह कहा गया कि भाई नेशनल फ्लैग, अशोका चक्र, गांधी का नाम और कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट्स वगैरह हैं उनके थ्रू आप और भी चीजों को इसमें ऐड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें यहां पर कही गई है। तो इससे हम पब्लिक का ट्रस्ट हमारे सिंबल्स के अंदर प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। Now let's come to the last topic of the day, that is RoadTEP scheme। एक्चुअल में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए और एक आपका कंपोनेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। अब इसमें होता क्या है आप इसको समझो। इसके जो 3 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है कि हम टैक्स रिफंड देंगे कि लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ये मोबाइल फोन बनाया, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। अब इसको एक्सपोर्ट करने से पहले लेट्स से आपने यहां पर कुछ जीएसटी पे किया था, तो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो आपने जीएसटी पे किया हम आपको इसको रिफंड कर देंगे। फिर हम दूसरे कंपोनेंट में देखते हैं कि हम ये एक्सपोर्ट पे इंश्योर कर रहे हैं टैक्स फ्री, बट ये एज पर द कंप्लायंस है WTA के रूल्स के अकॉर्डिंगली।
इससे तीसरे कंपोनेंट पे चलते हैं हम, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट को हम ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए बना सकें, कि भाई बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट जो चीप रेट पे आते हैं हम उनसे कॉम्पीट कर सकें। तो ये स्कीम आपकी लैप्स कर गई थी फेब में, अभी इसको वापस से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं 1 जून से। तो इसकी वैसे लॉन्च डेट थी 2021 में, 1 जनवरी से। इसमें फोकस किया जाता है टैक्स रिफंड्स के ऊपर, एंड यहाँ पर इसमें आप ये मान के चलो कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अमेंड करके हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैंडल करता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इसमें याद रखने हैं। अब कौन कौन एलिजिबल है, तो सभी सेक्टर्स इसके लिए एलिजिबल है। जो भी गुड्स आपके विद इन इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो भी इसके लिए पॉसिबली इसमें आ जाते हैं। आप एक्सपोर्ट कंडक्ट कर रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। एक्सपोर्टर की कोई भी टाइप, चाहे मर्चेंट्स हो चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर SEZs आपके जो भी अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना एरियाज, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सभी इसके लिए आपके एलिजिबल है। जो यहां से आप ये मान के चलो री एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एक जगह से मान के दूसरी जगह पे सामान बेच रहे हैं, तो उनको किसी तरह की रियायत यहां पर नहीं मिलेगी। मतलब जैसे आपने चाइना से सामान मांग के और यूरोप में बेच रहे हो तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है। तो WTO के कंप्लायंस में है। पहले हमारी स्कीम थी वो कहीं ना कहीं WTO को वायलेट करती थी, तो उसको हमने रिप्लेस किया। एंड यहाँ पर आप मान के चलो कि हम टैक्स का रिबेट दे रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसमें 60,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी थी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब ये वो आर्टिकल है, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको अगले साल प्रीलिम्स में देखने को मिले, तो मेक श्योर आप इनको टाइमली रिवाइज करते रहें। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।